हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो ग्रेविटेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी के जो लेक्चर्स थे सारे कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशन में फ़र्स्ट लेक्चर है ग्रेविटेशन का 11th एंट्रेंस या फॉर 9th क्लास के लिए भी है, ठीक है। ये 9th क्लास के लिए भी, जो 9th रेगुलर के बच्चे हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशन की मैं बात करता हूँ तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो आता है, हमने एक चीज़ मुझको ये बताएंगे सब। जब मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, जब मैंने मोशन पढ़ा था तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी एक्सेलरेशन, ठीक है। उसमें मैंने एक्सेलरेशन एक टर्म पढ़ा था, ठीक है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, ए वेक्टर होता है, ठीक है। और कैसे लिखते हैं उसको, ए इज़ इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उतना एक्सेलरेशन कहलाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब जो ग्रेविटेशन की जब बात आती है तो ग्रेविटेशन में होता क्या है, देखिए ग्रेविटेशन में बेटा होता ये है कि जब एक्सेलरेशन हमने ये निकाला यहाँ पे, बस ग्रेविटेशन में करते क्या हैं, ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन होता है ना उसकी वैल्यू वह जी के बराबर हो जाती है, ठीक है। किसके बराबर, जी के बराबर, ठीक है। और हमको जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और न्यूमेरिकल में हम जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में हम 10 ले लेते हैं बस इसको इतनी चीज़ है, ठीक है। अब ग्रेविटी में जाने से पहले मतलब इसका जो फर्स्ट लॉ है ग्रेविटेशनल का वो है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। इसको मैं न्यूटन ने दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन ने बताया क्या, उसने ये बताया फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई, मान लो ये मास m1 है, कोई मेरे पास एक मास है यहाँ पे ये, ठीक है। एक मास ये है मेरे पास और दूसरा मास मेरे पास ये है, ठीक है। दूसरा मास ये है, इसको प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, ठीक है। दूसरा मास ये है, ठीक है। अब ये मास जो पहला वाला मास है, फॉर एग्जांपल इसकी जो मास कितना है m1 है, और ये जो बॉडी है इसका मास कितना है, इस बॉडी का मास m2 है, ठीक है, बिल्कुल सही। और इन दोनों मास के बीच की जो दूरी है ना, वो दूरी मुझको दे रखी है फॉर एग्जांपल d, ये दूरी मुझको d दे रखी है, ठीक है। अब न्यूटन ने बताया ये कि जो ये बोथ मासेस है ना, बोथ मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। बोथ मासेस विल, बोथ जो मासेस होंगे ना अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें होगा क्या, होगा ये कि इधर तो लग रहा होगा यहाँ पे F1 ड्यू टू 2, ठीक है, F2 ड्यू टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब F1 ड्यू टू 2 और F2 ड्यू टू 2 का मतलब ये होता है कि पहले वाली बॉडी पे दूसरी बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वाली बॉडी पे पहली बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन पहला पॉइंट ये है कि जो F21 होगा ना, और जो माइनस ये जो होगा F12 के बराबर होगा, वो भी माइनस टाइम्स, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड ये होगा F, है ना। इसको ऐसे लिख लो मैग्नीट्यूड F1 का, और ये ऐसे लिख लो F21, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने हमसे ये कहा कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, जो बोथ मासेस है ना उनके रिजल्टेंट के, यानी कि उनके प्रोडक्ट के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और दूसरी बात ये थी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो दोनों मासेस होते हैं उसकी डिस्टेंस के। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को कंपाइल करूँगा, इक्वेशंस को यहाँ पे कंपाइल करता हूँ इक्वेशंस को, बहुत इक्वेशंस आर विल बी कंपाइल्ड है। मैं यहाँ पे इक्वेशंस को अगर कंपाइल करता हूँ तो F इज इक्वल टू आता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ तक बात आई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं एक यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसको बोला जाता है g, और ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। g F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये एक मेरा क्या निकल कर आया है, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ निकल कर आया है, ठीक है। किस चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मास की वैल्यू मैं ज़्यादा करूँगा ना, मास की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगा ना लेकिन तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर बात हुई, ठीक है। अब ये जो जी है यहाँ पे, जी इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी यूनिट होती है किसकी, जी की। बिल्कुल ठीक, मैं यहाँ पे क्लियर हो गई सारी बात। ठीक है, अब जी अगली चीज़ के बारे में क्या पढ़ते हैं, अगली चीज़ के बारे में हम ये देखते हैं कि ये जो फार्मूला है मेरे पास F इज़ इक्वल टू जी m1m2/r स्क्वायर। अब मैं अगर इसको एनालाइज करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे r नहीं लेना, यहाँ पे d ले सकते हो या r ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे d स्क्वायर मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो अब मुझको ये बताएं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r स्क्वायर के। r नहीं, ये d का स्क्वायर है। ठीक है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के। अब जब फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर के है ना, तो बेटा इसको बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब देखिए कैसे इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ इसको ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है ये। ठीक है, अब ये बॉडी, इसका मास फॉर एग्जांपल इसका मास तुमने m कंसिडर किया। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास कितना है, इसका मास भी m है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। तो इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो तो हो जाएगा ना gm² / d स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों मास सेम है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। फोर्स कैसे निकाला, फोर्स ऐसे निकाला, इधर कितना लग रहा होगा वही F1 ड्यू टू 2, और इधर कितना लग रहा होगा F2 ड्यू टू 1, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, दोनों का सेम होता है। अब ये तो थी मेरी इनिशियल कंडीशन, फॉर एग्जांपल A। अब इसकी जो फाइनल कंडीशन थी ना, फाइनल कंडीशन ये थी कि मेरे पास जो मासेस थे दोनों, ये जो मेरे पास दोनों मासेस थे बेटा, तो इनको मैंने क्या किया, इनका मास तो मैंने, इसका भी m था, और जो दूसरा मास है उसको भी मैंने कितना किया, वो फिर भी m ही था। ठीक है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी थी, इनके बीच की दूरी को मैंने बढ़ा करके d से क्या कर दिया, d से मैंने डबल कर दिया। ठीक है, d टू 2d कर दिया। अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल इनके बीच फोर्स लगा F'। अब मुझे निकालना है फाइंड F' इन टर्म्स ऑफ F। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ F। ठीक है, ये मुझको निकालना है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर बात है बिल्कुल। अब ये देखें, अगर मैं इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो आएगा F इज़ इक्वल टू जी m स्क्वायर, डी की जगह कितना रखूँगा 2d, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर। अब मुझको एक चीज़ बताएं, मुझको ये चीज़ बताएं, ये जो वैल्यू है पूरी, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू है, ये तो इक्वेशन 1 से मैं देख रहा हूँ f की वैल्यू है। ठीक है, इक्वेशन 1 से, तो f इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इज़ इक्वल टू हो जाएगा F' इज इक्वल टू हो जाएगा, F' निकाला है ना मैंने, F' इज इक्वल टू हो जाएगा F/4। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मेरे पास F इज इक्वल टू कितनी आती है, 4 न्यूटन आती है। ठीक है, F इज इक्वल टू, मैंने एग्जांपल लिया है, तो जो F' हो जाएगा वो कितना आता है F/4, यानी कि 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4 न्यूटन, यानी कि F' की वैल्यू 1 ऑफ न्यूटन। ये इसको आप इस तरीके से मतलब इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं, कोई इसमें किसी को मसला होगा नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ यहाँ तक किसी को कि कोई मसला अभी तक है नहीं। ठीक है, अब यार एक चीज़ बताओ, ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैंने बताया तुम लोग को, ठीक है, ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ बताया है अभी तक, अब इसमें एक चीज़ बताओ, देखें, अगर मुझको पता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इसका क्या प्लॉट करता हूँ, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ किस किस के प्लॉट होगा, बस इतना याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल या मैं थोड़ा और अच्छा सुंदर सा डायग्राम इसका बना लेता हूँ, है ना। ये देखें, अब मुझको ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, इसको यहाँ से रफ करके, एक सेकेंड, मुझको ग्राफ बनाना है फोर्स, मुझको पता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, d स्क्वायर के। ठीक है, अब मुझको फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का, डिस्टेंस को किससे डिनोट किया मैंने, d से, और फोर्स को किससे डिनोट किया, F से। ये मुझको ग्राफ बनाना है। अब जहाँ कहीं भी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर हो ना, उसका जो ग्राफ आएगा ना, उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। देखें, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ये उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ये। ठीक है, ये
इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये किसका ग्राफ होगा, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। किस का ग्राफ बनाया है मैंने, ये मैंने ग्राफ बनाया है एफ वर्सेस डी का, ठीक है, एफ वर्सेस डी का। एक ग्राफ तो ये निकल कर आया है, ठीक है। लेकिन अब मुझसे कोई ये पूछता है, देखो इसको मैं दोबारा से रफ करके थोड़ा सही से बना देता हूँ, इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब मुझसे कोई ये पूछता है कि मुझको ग्राफ बनाना है, किस चीज़ का ग्राफ बनाना है यार, ये देखें, अब मुझको ग्राफ बनाना है किस चीज़ का, एफ और डी स्क्वायर का, एफ और डी स्क्वायर का, और वो भी कैसे, 1 का, ठीक है, एफ और डी स्क्वायर का। पहले डी स्क्वायर देखें, ठीक है। अगर मुझको पहले एफ और डी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो वो जो ग्राफ आएगा ना, वो कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको ग्राफ, ठीक है। वो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन बस, ठीक है। ये किसका है, एफ वर्सेस डी स्क्वायर का। ये पहला ग्राफ हो गया, ठीक है, ए। ये दूसरा ग्राफ हो गया बी, और यहाँ पे एक तीसरा ग्राफ और मुझको बनाना है। वो तीसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ये है कि ये देखें, फोर्स वर्सेस 1/d स्क्वायर। अब फोर्स वर्सेस 1/d स्क्वायर का ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तीनों ग्राफ याद रखने हैं, कि तीनों ग्राफ याद रखने हैं आपको, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, ये तीनों ग्राफ, और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ याद रखना है, कैसे ग्रेविटेशन वगैरह को मैंने किया, ठीक है। और ग्रेविटेशन फार्मूला याद रखना है, जी याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, एक सवाल है कि एक सवाल ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर मास कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक m मास की बॉडी रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक 4m मास की बॉडी रखी हुई है, ठीक है, 4m मास की बॉडी रखी हुई है, बिल्कुल ठीक। अब मुझसे ये बोल दिया गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको 4m नहीं लेके इसको मैंने ले लिया n टाइम m, मतलब इस वाले मास का n टाइम्स है, ठीक है। और इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है d, ठीक है। दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2। ये d मुझको गिवन है। अब मुझसे ये पूछा गया है कि अगर इन दोनों इसके बीच में मुझसे ये पूछा गया है कि एफ नेट कहाँ पर ज़ीरो होगा, किस दूरी पर ज़ीरो होगा, एफ नेट की वैल्यू किस पॉइंट पर ज़ीरो होगी, ठीक है, वो पता करना है। अब मुझको कहा यह गया कि मैंने एक कैपिटल एम का मास जो है, कैपिटल एम का मास बीच में रखा, ठीक है। जब कैपिटल एम का मास मैंने बीच में रखा तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कितने फोर्स से, फॉर एग्जांपल F1 से, ठीक है। और ये इसको अट्रैक्ट करेगा फॉर एग्जांपल F2 से, है ना। मैंने क्या किया, ये वाली दूरी को मैंने x कंसिडर कर लिया, तो ये कितनी बचेगी, ये d-x बचेगी, ठीक है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ये d-x बचेगी। अब देखना क्या है देखना ये है कि अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूं तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू कैपिटल M, तो g साथ में होता ही है, ठीक है, और x स्क्वायर। इसको मान लिया फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1। और मैं F2 की वैल्यू निकालूं तो वो होगी g इंटू n टाइम m मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई d-x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझको पता है कि ये वाला जो मास है इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। मुझसे ये कहा गया कि ये जो कैपिटल M का मास है मैं इसको किस पोजीशन पे रखूं, ठीक है, किस पोजीशन पे रखूं, ठीक है। वो पोजीशन मैंने किससे, M मास से कितनी मान ली, x मान ली, ठीक है। अब ये देखें, जब दोनों पे फोर्स 0 है तो यहाँ से जो F1 की वैल्यू होगी वो F2 के इक्वल होगी, ठीक है। F1 की वैल्यू F2 के इक्वल होगी, तो यहाँ से आ जाएगा g इंटू M इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू M इंटू n आएगा यहाँ पे और कैपिटल M आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई d-x का होल स्क्वायर। ये देखें, ठीक है। अब भाई ये देखें, g से g कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, g से g कैंसिल, और ये कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आया, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू n/d-x का होल स्क्वायर। ये निकल कर आया यहाँ से, ठीक है, 1/m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n/d-x का होल स्क्वायर। अब देखें आगे, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा d-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू nx स्क्वायर, ठीक है, nx स्क्वायर। अब इसका मैं खोलता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है, d-x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स, ठीक है। और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा √n(x प्लस x, ठीक है। तो d इज इक्वल टू, मैंने x अगर कॉमन लेता हूँ, √n+1
तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा कि d अपॉन रूट n प्लस 1, ठीक है। यानी कि कितनी दूरी पे रखूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर दो मासेस के बीच में मुझे एक कैपिटल M मास मैंने रखा है, तो उसको कितनी दूरी पर रखूँ कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो वो जो x की पोजीशन आएगी ना, वो आएगी d अपॉन रूट n प्लस 1, ठीक है। इसको बस याद रखना है, ठीक है। तो इस वाले सेशन में मतलब जो ये वीडियो था उसमें इतना ही, बस ये जो मैंने सारा पढ़ाया है, ठीक है। इससे अगले वाली चीज़ में आप देखना, ठीक है। ये इसका आंसर कितना निकल कर आया, x इज इक्वल टू डी अपॉन रूट n प्लस 1, और रूट n प्लस कहाँ से, फ्रोम मास m से, ठीक है। और अगर तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालनी 4m से, तो इसको बस पता है क्या करना है, इसको d में से बस माइनस कर देना, ठीक है। ठीक है, अब तो बाकी की जो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत सारे, और जो आगे वाले टॉपिक हैं ग्रेविटेशन में जो हाइट वाले हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे। और तब तक के लिए ओके बाय।